हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी के डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं पीआईबी की डेली समरी और आज हम 2 दिन की समरी कवर करेंगे, 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर की। क्योंकि 2 अक्टूबर संडे था और बहुत ज़्यादा इसके आर्टिकल नहीं हैं, इसलिए इन दोनों का मैंने एक मिक्स वीडियो बनाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। जैसे कि यहाँ पर हर बार ये जो है रिजल्ट रिलीज़ होते हैं गांधी जी के बर्थडे के दिन, स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस बार फिर से यहाँ पर इंदौर ने इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी का यहाँ पर रिवॉर्ड जीत लिया है। इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है और गार्बेज फ्री सिटी इसे अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये 6th कंजिक्यूटिव ईयर है इंदौर के लिए एमपी में, जिसने ये प्राइज़ अगेन यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंदौर इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट इन +100 अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरी। ये जो कैटेगरी होती है 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, इसमें इसको बांटा जाता है, प्लस बिलो 100 बांटा जाता है। ठीक है, तो +100 में यहाँ पर एमपी ने यहाँ पर टॉप किया है और बिलो 100 की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा ने यहाँ पे जो है टॉप किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले सिटी की बात की तो इंदौर हो गया, स्टेट में बात की तो 100 प्लस में एमपी आएगा और 100 बिलो में यहाँ पर त्रिपुरा आएगा। ठीक है, उसके अलावा इंडिया सेलिब्रेटेड 8th ईयर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एसबीएम अर्बन 2.0 की फर्स्ट एनिवर्सरी है, सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 21 में लॉन्च हुई थी। सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम एंड तिरुपति अर्नड 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन। इन्हें 5 स्टार मिला है, जिसमें से भोपाल अपना ये भी 5 स्टार में है। ठीक है, बाकी इंदौर तो फर्स्ट है ही। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क के क्वेश्चन में आने वाले सभी एग्जाम में आ सकता है। क्लीनेस्ट सिटी कौन है, तो वही अपना इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पे सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है, स्पर्श पोर्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। जितने भी बैंकर्स अगर यहाँ पर है तो स्पर्श का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि क्या है। एक्चुअली आज के डेट में बहुत एक प्रॉब्लम बन के रह गया है। ये क्या है, पहले मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जितने भी पेंशनर्स होते हैं, पेंशनर की पेंशन जो है पहले बैंक की तरफ से रिलीज़ होती थी, बट अभी क्या किया है इन्होंने, 2016 के बाद जितने भी रिटायर्स हुए हैं डिफेंस में, उनकी सभी की पेंशन गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली है। इनकी पेंशन को डिस्बर्स करने का डायरेक्ट हक अब बैंक के पास नहीं रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इन्होंने एक स्पर्श करके पोर्टल बना दिया है। यहाँ पर जितने भी पेंशनर हैं उन्हें अपना डेटा अपडेट करना होगा, लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करना होगा एमपी पोर्टल पे जाके, तब उसके बाद उनकी जो है नेक्स्ट मंथ से पेंशन रिलीज़ होगी। ये सारा अभी बैंकों में फंडा हुआ है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली कि पेंशनर जिनके घर में बच्चे हैं, समझदार पढ़े लिखे, वो तो कर ले रहे हैं इजीली, बट पेंशनर ऐसे भी हैं बहुत सारे जिनके यहाँ बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा जानते हो या खुद वो कहीं जा सकें। गाँव के जो हैं या पर्टिकुलर जिन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। पेंशन रुकी पड़ी है, पेंशन्स नहीं आ रही है लोगों की, और ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन के रह गया है बैंकों के लिए भी, क्योंकि बैंक में जा के उन्हें परेशान कर रहे हैं बैंकर्स को कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। और बैंकर उन्हें समझा के परेशान है कि स्पर्श पोर्टल में आपको जाना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी क्या किया है, अब एक स्पर्श पोर्टल मोबाइल ऐप एक्चुअली लॉन्च कर दिया है। पहले पोर्टल पे जाके कर रहे थे सब कुछ, अब इसका एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप आ जाने से आप ये मान लीजिए कि बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। एटलीस्ट जो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है और एटलीस्ट वो मोबाइल लेकर अगर बैंक में आया हुआ है तो तुरंत उसको ऐप के थ्रू अपन चीज़ें समझा सकते हैं कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लस जैसे कि ऑनलाइन उनके लिए बार बार जा पाना पॉसिबल अगर किसी के लिए नहीं है, तो वो मोबाइल के थ्रू अपना सारा सिस्टम ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर ऐप होता है तो वो उसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पर की है स्पर्श पोर्टल में जाके, जो कि बहुत एक लेंदी प्रोसेस थी, ऐप के थ्रू वो चीज़ें इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इवन सभी बैंकर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ कस्टमर आते हैं तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि अब वो स्पर्श पोर्टल में भी, स्पर्श पोर्टल के अलावा स्पर्श का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उससे अपना सारा डेटा ऑपरेट करें। ठीक है, तो ये इस सेंस में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। और बाकी वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआईबी में आया है कि इसका ऐप लॉन्च हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
275th एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो था, इस समय पे इन्होंने ये अनाउंस किया है। ठीक है, तो बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इतना ही बोला इन्होंने, क्विक क्वालिटी डिस्पोजल, पेंशनर की जितनी भी शिकायतें होंगी उनका जल्दी निवारण किया जा सकेगा। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी रखते हुए। तो मेन यही है कि स्पर्श का मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। 1,47,686 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है यहाँ पर सितंबर 2022 में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मंथली जीएसटी रेवेन्यू मोर देन 1.4 लाख करोड़ फॉर 7 मंथ्स इन अ रो, यानी कि इस साल की अगर बात की जाए तो कंटिन्यू इन्हें हर मंथ में 1.4 लाख करोड़ से ऊपर ही रेवेन्यू आ रहा है। तो लास्ट मंथ का याद रखना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उससे लास्ट मंथ का पूछ लिया जाता है। अगला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें कौन सा पूछ लिया जाए पता नहीं, तो आपको हर मंथ का जीएसटी कलेक्शन पता होना चाहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो लास्ट टाइम का आपको याद रह जाएगा और आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर सितंबर 2022 में जो कलेक्शन हुआ है वो 26% हायर रहा है सितंबर, अगर इसी मंथ को कंपेयर करें 2021 से। ठीक है, तो सितंबर 2021 में जो कलेक्शन हुआ था सितंबर 2022 में उसका 26% ज़्यादा इस मंथ में हुआ है। ओके, तो ये याद रखिएगा और कलेक्शन याद रखिएगा, केवल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्या है देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी NMCG नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, इन्होंने अप्रूव किया है 14 प्रोजेक्ट्स को जिनकी टोटल कॉस्ट है 1145 करोड़। ओके, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा का प्रोजेक्ट है, कितना है अमाउंट ये देखिएगा और प्रोजेक्ट को याद रखिएगा। इसी अप्रूव 8 सीवरेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर यूपी, 8 यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए एंड वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 4 सीवरेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट केवल यूपी के हैं जिनकी टोटल कॉस्ट इतनी रहेगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर 4 गंगा बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाए जाएंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट में ये रहेंगे यूपी की, जिसकी टोटल कॉस्ट यहाँ हमें बैठेगी 24.97 करोड़ गवर्नमेंट को। ओके, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसका फुल फॉर्म है। 45th इसकी मीटिंग यहाँ पर हुई है। एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री जी अशोक कुमार, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा। 4 ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात की जा रही है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी इसमें और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको अलग अलग एलोकेशन हुआ है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ है वही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसलिए हमने उसको कवर किया है, तो उसका अमाउंट आप पर्टिकुलर, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क ये एक अलग वर्ड था, तो ये याद रखिएगा। देखो कोई भी जब न्यूज़ आप पढ़ते हो ना, डेटा बहुत सारा होता है, ऑब्वियसली सारा याद करना पॉसिबल नहीं होता, फिर हमें इंपॉर्टेंट कैसे छांटना होता है, जब उससे रिलेटेड कोई डिफरेंट बात हो तब समझ में आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिससे पूरी किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, जो सबसे हाईएस्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे लोएस्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, मिडिल का कोई रोल नहीं होता है जनरली। फिर उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर के बारे में कुछ अलग ही बात की जा रही है जो पहली बार सुनने में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी चीज़ कहीं पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको इस तरीके से समझना होगा कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में हमें आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा पूरे उसमें यूपी, क्योंकि यूपी को सबसे ज़्यादा एलोकेशन फंड का हुआ है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशनर्स का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सैंक्शन किया है 52 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड अदर डेवलपमेंट वर्क इन अ होली सिटी ऑफ कटरा वैष्णो देवी अंडर प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम के अंतर्गत मोदी जी ने 52 करोड़ का और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्टिकुलर एलोकेशन दे दिया है। ठीक है, प्रसाद स्कीम इसके पहले भी आई थी, चलिए आज थोड़ा सा जान ही लेते हैं प्रसाद स्कीम के बारे में। 2-3 बार ये न्यूज़ में आ चुकी है और ये बार बार अगर आता है तो हम इसे बार बार कवर करेंगे, वो इसलिए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, बार बार आपके सामने आएंगी तो आप मतलब एक हैबिचुअल हो जाएंगे उन चीज़ों को देखने के लिए, याद रखना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो प्रसाद की अगर बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है सबसे पहले हम वो देखेंगे, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, ये प्रसाद का इस तरीके से फुल फॉर्म होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि प्रसाद में एस का फुल फॉर्म क्या है, एस का मतलब क्या है, प्रसाद में ए का मतलब क्या है। ओके,
तो ये हो गया पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, वर्ल्ड का है देखो हाईएस्ट है ना रेल ब्रिज, चिनाब इन रियासी जम्मू इज़ नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड इट हैज़ बीन acclaimed ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट मतलब बड़ा है तो ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये ऑलमोस्ट बनने पर है, ठीक है। तो ये भी उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि जम्मू साइड में तैयार हो रहा है, वैष्णो देवी वहीं हैं। तो ये प्रसाद स्कीम का जो पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से इन्होंने बताया है कि वो ब्रिज बनने के लिए लगभग तैयार है। अब थोड़ा सा प्रसाद स्कीम के बारे में हम और जानेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी? 2014-15 के ड्यूरेशन में लॉन्च हुई थी। अकेला ईयर आए तो 2015 आपको मानकर चलना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसके लिए? स्टेट एंड यूनियन चैरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। फंडिंग कौन इसको करता है? पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख लेगा। चलिए, तो 1 तारीख के केवल इतने आर्टिकल थे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 2 अक्टूबर का। 2 अक्टूबर को क्या क्या आर्टिकल है इंपॉर्टेंट वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है, युवा 2.0, ठीक है। क्या है ये पूरी स्कीम, ये हम देखेंगे। ये एक्चुअली इसका 1 भी लॉन्च किया जा चुका है। अब उसकी सक्सेस को देखते हुए यहाँ पर युवा 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली है क्या? बिलो 30 ईयर ऑफ एज जो भी व्यक्ति हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री। रीडिंग, राइटिंग और ये बुक के कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, यानी कि ऑथर्स एक्चुअली बनाने के लिए, ठीक है, ताकि पर्सन आगे आए वो ऑथर बने। इसकी जो थीम है वो है डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है इसकी थीम। सारी चीज़ें 1 मार्कर हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। द शेड्यूल द युवा ऑफ युवा 2.0 यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर इज फॉलोड। और चीज़ें इसकी डिटेल में बताई जा रही है क्या क्या है। कब अनाउंस हुई थी ये स्कीम? तो 2 जो है वो एक्चुअली आज ही अनाउंस की है, 2 अक्टूबर 2022 को। इसमें क्या होगा? 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक में ये कॉन्टेस्ट यहाँ पर होगा, जिसमें 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। द रिसीव्ड प्रपोजल वुड बी एवेल्यूएटेड। अब फिर जो ये जो भी राइटिंग कंटेंट अपना देंगे उसे एवेल्यूएट किया जाएगा। 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2023 तक का टाइम रहेगा। उसके बाद फिर विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। विनर्स अनाउंस कर दिए जाएंगे 28 फरवरी 2023 को। उसके बाद जो भी विनर्स होंगे उन्हें क्या होगा, और ट्रेंड किया जाएगा ऑथरशिप के लिए, राइटिंग के लिए, जो काम किया जाएगा 1 मार्च से लेके 31 अगस्त 2023 तक। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये मेंटरशिप में इन्हें गाइड किया जाएगा, उन्हें और ज़्यादा स्किल्ड किया जाएगा, ये कह सकते हैं। और फिर ये सब होने के बाद अंडर द मेंटरशिप द फर्स्ट सेट ऑफ पब्लिश्ड बुक विल बी लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2023। उसके बाद ये पूरी साल की जर्नी रहेगी और 2 अक्टूबर 2023 में जाके उस बुक को फिर पब्लिश किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर डेट वाइज आपको याद रख सकते हैं, मंथ वाइज कि कब क्या किया जाएगा और उसका फुल फॉर्म क्या है, कितने लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाने वाला है। ओके, इतनी चीज़ें इसमें ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है युवा स्कीम, ठीक है। लास्ट ईयर भी उसमें से क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट फिर ये जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज द इंडियन जियोस्पेशियल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस ₹63,100 करोड़ बाय 2025 एट अ ग्रोन रेट 12.8% के हिसाब से। ये इकोनॉमी यहाँ पर जो है ग्रो करने वाली है। कौन सी इकोनॉमी? जियोस्पेशियल इकोनॉमी। ये क्या होती है ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, बट उसके पहले आप देखिए कि ये कब क्या अनाउंस किया गया है। द मिनिस्टर ब्रीफ द मीडिया अबाउट अपकमिंग सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस शेड्यूल्ड इन हैदराबाद फ्रॉम अक्टूबर 10 to 14 2022। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ये हैदराबाद में हुई है 10 से लेकर 14 अक्टूबर
ओके 2022। गवर्नमेंट हैज़ बिन डिजिटाइजिंग एंड मैपिंग, इसका मेन पर्पस क्या है एक्चुअली, डिजिटाइज करना और मैपिंग करना जितना भी रूरल सेक्टर है, टू इंश्योर बेटर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम्स। क्या होगा, सब चीज़ की मैपिंग हो जाएगी, है ना, सब चीज़ें दिखाई उसमें देने लगेंगी, तो यही चीज़ जो कहलाती है वो जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ कहलाती है। ठीक है, क्या है एक्चुअल देखते हैं हम। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, द बेसिक लिस्ट ऑफ द जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इनकम्पासेस रिमोट सेंसिंग, जीपीएस एंड जीआईएस। तो जीपीएस सिस्टम तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। ओके, तो यही इकोनॉमी को इंक्रीज़ होने का यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने से ग्रो करेगी, क्या करेगी। ओके, तो आज सिर्फ इतना ही आर्टिकल है, ज़्यादा नहीं है। 2 तारीख की केवल 2 ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल थे जो इसमें ऐड करने लायक थे, बाकी सारे एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के तौर पे था जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्चुअली नहीं था। ओके।